नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी सीरीज में हमारा ये 6th लेक्चर है। इसके पहले 5 क्लासेस में हम संविधान की बेसिक संरचना, संविधान सभा, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज से हम एक्चुअल संविधान के आर्टिकल 1 से शुरू कर रहे हैं। तो असल में संविधान को पढ़ना हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाग 1, आपको पता है कि भाग 1 में आपके 4 अनुच्छेद शामिल हैं। भाग 1 में शामिल कौन से अनुच्छेद हैं? 4, शुरुआत के 4, 1 से 4 शामिल हैं। और ये 1 से 4 किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं संघ और उसका राज क्षेत्र। तो सबसे पहले 2 वर्ड लिखे हैं, संघ और उसका राज क्षेत्र। तो अब यहाँ पर आप बेसिक आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है। खैर ये डिफरेंस तो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे ही। फिलहाल हम इस समझते हैं कि भाग 1 में चीज़ें क्या क्या हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्लास का जो खाका है वो तैयार कर लेते हैं। तो हेडिंग एक बार देख लेते हैं कि भाग 1 से 4 तक इसमें चीज़ें दी गई हैं, जिसमें संघ और उसके राज क्षेत्र से संबंधित है, या भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक है, जिसमें संसद को, देखो यहाँ एक वर्ड पढ़ो, संसद को नए राज्यों के प्रवेश, गठन और मौजूदा सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको शामिल समझ में आ रही हैं? पहला कि राज्यों का संघ है। दूसरा, नए राज्यों, मतलब नए का मतलब न्यू या दूसरे राज्य जो अभी है नहीं अस्तित्व में, तो ये दूसरी चीज हो गई महत्वपूर्ण। सीमाओं और नामों के परिवर्तन का पूर्ण अधिकार है, किसको है? संसद को है, ये चीज ध्यान रखना। ये तीसरी बात हो गई। अब ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं संशोधन भी करने की जरूरत होगी। देखो आपका अनुसूची 1 क्या है? अनुसूची 1 हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें राज्यों और संघ राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें सारे राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं। तो आप नए राज्यों को शामिल करके नया राज्य बना रहे हैं, या आप मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नया राज्य बना रहे हैं, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन तो करेंगे ही ना। यानी अनुसूची 1 में परिवर्तन करना इक्वल टू संविधान में परिवर्तन करना, इक्वल टू संविधान में संशोधन करना। तो अब ये संशोधन किस तरीके का होगा, तो ये टॉपिक आएगा चौथी बात। तो ये 4 चीजें हमें समझनी है, और बड़े प्यार प्यार में आपने 4 आर्टिकल याद कर लिए हैं। दरअसल आर्टिकल 1 यही है, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 यही है, नए राज्यों के गठन की बात हो रही है। आर्टिकल 3 यही है, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। और आर्टिकल 4 संशोधन की बात कर रहा है। यानी इस पूरी क्लास का क्रक्स हमने पहले ही समझ लिया है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जहां से हमने पहला प्रश्न उठाया था, संघ और उसके राज क्षेत्र दरअसल क्या है, यहाँ पर देखो 2 चीजें पहले समझ लो, इसके बाद हम आर्टिकल 1 पर आएंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज समझो कि इसमें लिखा है संघ। ठीक है, पहली चीज जो हम समझ रहे हैं कि संघ क्या है। तो देखो, जब हम बात करते हैं भारत का संघ, संघ या हम बात करते हैं भारत का संघ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट शामिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्य, केवल राज्य। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, आपको अच्छे से पता है। तो अगर बात आती है कि संघ में कौन कौन से शामिल है, तो आपके केवल और केवल राज्य शामिल है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, संघ या भारत की संघ की बात होती है तो इसमें कौन कौन से शामिल है? सिर्फ वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वही शामिल है। ठीक है, दूसरी चीज पर आ जाते हैं कि बात होती है कि ठीक है, भारत का क्षेत्र जो हमने पहले पढ़ा था, भारत का क्षेत्र या भारत या राज्यों का क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, इस वर्ड में क्या क्या शामिल होगा? देखो, इस वर्ड में आपके जितने राज्य हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके सारे राज्य भी शामिल हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज, यूटीज भी शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और भविष्य में जो राज्य मिलाए जाएंगे वो भी शामिल हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि संघ में क्या क्या शामिल होगा। संघ में सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य शामिल है। भारत के क्षेत्र या राज्यों के क्षेत्र में क्या शामिल होगा? 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज, और प्लस भविष्य में अगर हम पाकिस्तान को मिला लेते हैं तो वो भी शामिल हो जाएगा। तीसरी एक चीज, ये तो हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 1 में एक चीज हमें और पढ़नी पड़ेगी, वो है वहां लिखा है संघ। ठीक है, अब कमाल की बात यह है कि हिंदी में यूनियन शब्द एक होता है और एक होता है फेडरेशन। दोनों के लिए संघ वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब देखो कोई लोग आपको बोल देगा कि फेडरेशन के लिए परिसंघ यूज होता है और यूनियन के लिए संघ यूज होता है। देखो ये फिर बाल के खाल निकालने जैसा है। दरअसल फेडरेशन के लिए भी संघ वर्ड यूज होता है और यूनियन के लिए भी संघ वर्ड यूज होता है।
लेकिन दोनों में एक्सट्रीम अंतर है। एक्सट्रीम क्या अंतर है, इसको ऐसे समझो कि मान के चलो हम अभी राज्य के बनावट के स्तर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में 50 स्टेट है, 50 स्टेट ने समझौता कर लिया कि एक हम काम करते हैं कि एक कंट्री बना देते हैं, एक देश बना लेते हैं। तो उन 50 देशों के समझौते पर आज अमेरिका का भविष्य निर्धारित है। अगर वो कल के आज के दिन 50 देशों में कोई भी एक देश बोल दे कि मैं यूएसए से अलग होना चाहता हूं, मैं इस देश से अलग होना चाहता हूं, तो यूएसए कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है यूएसए के मामले में कि यूएसए की जो व्यवस्था है तो उसमें है अविनाशी अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि राज का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, यानी अविनाशी है वो। लेकिन अगर राज्य चाहें तो अलग हो जाएंगे, और जैसे ही अलग हो जाएंगे तो फिर संघ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, ये यूएसए के संदर्भ में यूज होता है। अब भारत में क्या है, भारत में दरअसल ये है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। कल को अगर बोले पंजाब बोले कि मैं इस देश से अलग हो रहा हूं, तो नहीं अलग होंगे। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर यूनियन वर्ड लिखा गया, और यूनियन वर्ड का सीधा सा मतलब होता है कि आप केंद्र से एकदम चुंबक की तरह जुड़े हुए हो। आप हिलडुल सकते हो थोड़ा सा, आपकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, आपके नाम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलो कि हम अलग हो जाएंगे तो अलग नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो आर्टिकल 1 में यूनियन लिखा है। तो इंडिया के संदर्भ में जब बात आती है तो लिखा जाता है विनाशी राज्यों का, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ लेना, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि देखो, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि विनाशी राज्यों का विनाश किया जा सकता है। जैसे 2000 में बिहार से तोड़कर झारखंड को बना दिया गया, 2000 में उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड को बना दिया गया, 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बना दिया गया, यानी राज्यों का विनाश कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत का भी इस तरीके से कभी तोड़ा गया है? नहीं टूटा है, ठीक है। वो बात अलग है कि पीओके और अक्साई चीन वाला थोड़ा सा मामला है, अगर उसको हटा दे, लेकिन उसको भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो उस चीज को छोड़िए, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी हमारे संघ का कोई विनाश नहीं कर सकता है, राज्यों का विनाश हो सकता है। यूएसए में क्या है कि अविनाशी राज्यों का मतलब राज्यों का कोई विनाश नहीं कर सकता है, लेकिन संघ का विनाश हो सकता है, विनाशी संघ। तो दरअसल यही अंतर है फेडरेशन और यूनियन में, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 1 पढ़ने से पहले हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक है। तो अब आते हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है, आर्टिकल 1 बेसिकली जिसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि अनुच्छेद 1 बात कर रहा है संघ का नाम क्या होगा और इसके राज क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो जैसा हमने यहां पर पढ़ा कि राज क्षेत्र का मतलब है इसमें सारे राज्य भी शामिल और यूटीज भी शामिल है। अब बात है संघ का नाम क्या होगा। तो देखो आर्टिकल 1 जो है वो बोलता है कि इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन, ए यूनियन, ठीक है। इंडिया डैट इज भारत। अब यहां पर भी आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि भाई दोनों वर्ड क्यों यूज किए गए। दरअसल क्या होता है कि संविधान सभा में कुछ सदस्य ऐसे थे जो बोल रहे थे कि नहीं भारत शब्द का प्रयोग करो, कुछ सदस्य ऐसे थे जो बोल रहे थे कि नहीं इंडिया शब्द का प्रयोग करो। अब अगर हम इंडिया का यूज करते तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाता, पहला ही संविधान का अनुच्छेद है, पहले ही अनुच्छेद में इतनी लड़ाई हो जाती। तो फिर क्या है, सर्वसहमति से निर्णय निकाला गया कि भाई आपकी बात भी मानने के लिए, आपकी भी बात मानने के लिए हम इसकी लैंग्वेज कर सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन, ठीक है। तो इस चीज को दोनों नाम रखे गए हैं। तो बात पहली यही है कि संघ का नाम क्या होगा, तो संघ का नाम इंडिया भी है, संघ का नाम भारत भी है। तो कल को कोई अगर आपसे बोलता है कि आप भारत के निवासी हो या इंडिया के निवासी हो, तो आप सीधे बोल सकते हो कि नहीं मैं भारत का निवासी भी हूँ, मैं इंडिया का भी निवासी हूँ। अब बात वो अलग है कि निबंध में टॉपिक आपके लिए लिखने के लिए आता है कि इंडिया वर्सेस भारत, तो उसमें हम एक अनुमान लगाते हैं इंडिया का मतलब इंग्लिश मीडियम अमीर लोग, भारत का मतलब गरीब लोग हिंदी मीडियम। खैर वो चीज़ अलग हो गई है। संविधान के नज़रिए से इंडिया का भी उतना ही महत्व है जितना भारत का महत्व है। तो पहले अनुच्छेद में बात की गई है सिर्फ और सिर्फ संघ का नाम क्या होगा और संघ का राज क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा अनुच्छेद है। दूसरे से एक वर्ड को आपको याद रखना है। देखो मैं बहुत लॉजिकल चीज़ें भी समझाऊंगा, मैं उस लेवल तक चीज़ें आपको समझाऊंगा कि जहाँ पीसीएस का लेवल नहीं पहुंच सकता है, मैं वहां तक भी आपको चीज़ें हिस्ट्री के साथ और
स्टोरी के साथ, दोनों वर्ड को कंबाइंड हो गया, हिस्ट्री और स्टोरी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन चीज़ें याद कराने के लिए मैं इलॉजिकल ट्रिक भी आपको बताऊंगा। उसका रीज़न क्या है कि देखो, मैंने खुद ने कई यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, यूपीपीसीएस के भी इंटरव्यू दिए, लेकिन आज भी अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठता हूँ तो कहीं कहीं मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है। अब तो खैर इतने अटेम्प्ट के बाद मुझे लक्ष्मीकांत रट चुकी है, याद हो चुकी है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न होता है। आप अगर पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो या पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ कि आप बेशक एक बार में याद कर लो, लेकिन अगले दिन भूल जाओगे। तो मैं इलॉजिकल ट्रिक भी लेकर चलूंगा कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले अनुच्छेद 2 की बात हो रही है तो आर्टिकल 2 से मतलब निकालो कि 2 से मतलब दूसरा। ठीक है, बस इतना समझना है। अब दूसरा का मतलब क्या है? अब आर्टिकल 2 में बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो राज्य अभी अस्तित्व में नहीं है। मान के चलो अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इतने हैं। लेकिन भारत को मन में आया कि पाकिस्तान का हम बलूचिस्तान ले लेते हैं, ठीक है, या पाकिस्तान का लाहौर ले लेते हैं और उसको हम नया राज्य बना देते हैं। तो जब नया राज्य बनाने की बात होगी तब वहां पर आपका अनुच्छेद 2 आता है। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, तो क्या शब्द इसमें लिखा है? सॉरी, इसको नीचे से लिखते हैं। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अब ये दोनों वर्ड यहाँ पर भी आपको अलग अलग लगेंगे कि ये दो वर्ड का क्या मतलब हो गया। देखो, नए राज्यों का प्रवेश का सीधा सा मतलब है कि नए राज्यों को भारत में शामिल करना, फिर उन्हें राज्य के रूप में स्थापना करना। उदाहरण के लिए आपका 35वें अमेंडमेंट, आपका 35वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया। ठीक है, सिक्किम को। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत उसे राज्य का दर्जा दिया गया, यानी राज्य के रूप में स्थापना की गई। राज्य के रूप में स्थापना मतलब जब बात आती है, पहली पहली कौन सी बात आती है? पहली बात आती है कि नए राज्यों का प्रवेश। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी सीमा के अंदर किसी राज्यों का प्रवेश करा सकता है। ठीक है, और उसकी स्थापना उसे राज्य के रूप में स्थापित भी कर सकता है। तो आर्टिकल 2 में जो मैंने आपको वर्ड बताया था दूसरे वर्ड का सीधा सा मतलब ही यही है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, और ये काम कौन कर सकता है? ये काम आपका करेगा संसद और कानून बनाकर करेगी। ठीक है, संसद कानून बनाकर करेगी, यानी राज्य सरकारों के पास ये शक्ति नहीं है कि कल को अगर योगी गवर्नमेंट का मन आया कि मैं तो जाके नेपाल को ले आता हूँ, नेपाल उत्तर प्रदेश के बगल में भी है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया। यही इसमें सारी चीज़ें हैं और विशेष कुछ नहीं है। नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश, और इसमें आप सिक्किम का उदाहरण ध्यान रखें ना। सिक्किम के साथ साथ आप इसमें गोवा का भी उदाहरण ले सकते हैं। देखो, गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, 1961 तक वहाँ पुर्तगालियों ने राज किया। फिर पुलिस कार्रवाई होती है और भी बहुत सारी काम चीज़ें होती हैं, फिर गोवा भारत का हिस्सा बनता है। इसके अलावा पुदुचेरी, सेम चीज़ पुदुचेरी के साथ भी थी। दूसरा उदाहरण आप ये ले सकते हैं। तो देखो, गोवा को भारत ने 1961 में शामिल कर लिया अपनी राज्य सीमा के अंतर्गत, लेकिन इसकी राज्य के रूप में कब स्थापना की? इसकी राज्य के रूप में स्थापना की 1987 में। तो ये सारी चीजें हैं कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के राज क्षेत्रों में सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। ठीक है, अब 3 को कैसे याद रखना है? 2 का मतलब क्या था? दूसरा। 3 का मतलब क्या है? तीर। 3 से तीर याद रखना। और जब आप किसी को तीर मारते हो तो मान लो ये कोई गोला है, कोई राज्य है, आपने इसमें ऐसे तीर मार दिया। अब तीर मार दिया तो दो हिस्सों में बट गया। तो नए राज्यों का निर्माण। और ये तीर कब मारा गया? तो ये तीर आपका मारा जाता है 2000 में एक बार। 2000 में मारा गया, बिहार से झारखंड निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला। 2014 में एक बार फिर से ये तीर मारा गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला। ठीक है, तो कुल मिला के अनुच्छेद यही बात कर रहा है
कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में या नामों में परिवर्तन सरकार कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 के तहत सरकार क्या क्या कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत सरकार नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अब जैसे मान के चलो कि उत्तर प्रदेश से अगर उत्तराखंड निकल गया तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल घट गया, तो बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। किसी राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, जैसे कि हाल ही में केरल का नाम हो गया केरलम, ठीक है, तो नामों में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 पूरी आज़ादी संसद को देता है कि संसद राज्यों के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है, और यही चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी यूनियन के मामले में कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब राज्यों का कभी भी विनाश किया जा सकता है, और आर्टिकल 3 के तहत सरकार ये सारे काम कर सकती है। तो ठीक है, कुल मिला के ये था कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी वही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण के तौर पर लिखी हैं। आर्टिकल 3 में जो मैंने बताया यहाँ लिखा है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और इसको टेलीग्राम ग्रुप से और इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 4 कि अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 का सीधा सा मतलब है कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब देखिए ये संविधान की भाषा है, ये संविधान में जो लिखा था वो चीज़ मैंने यहाँ आपके सामने रखी है। यही समस्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं लक्ष्मीकांत या और चीज़ें तो याद नहीं होती हैं, और घटना चक्र में जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ से सारे सवाल बन भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर हमें क्या है, हम तो बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझते हैं, तो इसको भी समझते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, दो चीज़ें याद रखना है। देखो हम जब संशोधन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, संविधान संशोधन का, तो हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे कि संशोधन कैसे होता है। अभी बस सिंपल से ये समझो छोटी सी चीज़ कि संशोधन संविधान में करना होता है तो एक होता है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब ये हो गया कि संसद में जो लोग उपस्थित हुए हैं 50% मत दे दिया, हो गया। एक होता है बहुमत से, साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है कि 2/, एक तो 50% जनसंख्या प्लस 2/3 पूरी टोटल की स्ट्रेंथ जब होती है तब उसको विशेष बहुमत में आती है। देन एक होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। तो ये 3 प्रकार के आपके संशोधन होते हैं। इन 3 प्रकारों के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन मान के चलो कि आपको कोई घर के नक्शे में बदलाव करना है, तो आपके मम्मी और पापा ने मिलकर डिसीजन ले लिया। मान के चलो आपके मम्मी और पापा केंद्र सरकार हैं, आप 3 भाई हो राज्य सरकार, ठीक है। तो साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब कि पापा ने खुद ही आपकी डिसीजन ले लिया कि इस घर के इस कमरे में ये बदलाव करना है, ठीक है। लेकिन मान के चलो घर में 3 सदस्य हैं, तो फिर उसमें 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 लोग की सहमति होनी चाहिए। तो फिर पापा प्लस 1 लोगों की और की सहमति होगी, तब आप घर के नक्शे में बदलाव कर सकते हो। तीसरा, राज्य आप लोग थे, तो ऐसे कुछ संशोधन होते हैं जिसमें 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आप जो 3 भाई हो इनमें से 50% की भी सहमति चाहिए। 50% का मतलब 3 में से 2 लोगों की सहमति चाहिए। तो ये कुल मिला के संशोधन करने के तरीके होते हैं। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी बस मोटा मोटा याद रखिए। आर्टिकल 4 की कुछ चीज़ें हमें समझनी है, इसलिए ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 2 यानी भारत सरकार किसी दूसरे राज्य को ला रही है, गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी, और 3 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का निर्माण कर रही है, तो आपको अनुसूची 1 और आर्टिकल 1 में बदलाव करना पड़ेगा, है ना, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो सरकार तो संविधान में आर्टिकल 4 बोलता है कि भाई ऐसे संशोधन के लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ये संशोधन हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी राज्य के बढ़ाया या घटाया जा रहा है और कोई चीज़ कोई बाहर के देश भारत में शामिल किया जा रहा है, तो इसके लिए जो कानून बनेगा, देखो कोई भी काम होता है संसद में तो बिना कानून के नहीं होता है। एक छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखना, आगे आने वाले समय में चीज़ें ये डिस्कस होंगी बार बार, तो कन्फ्यूजन रहेगी आपको। तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ हो रही हो, छोटे से छोटा चीज़ पास की जा रही है तो कानून के रूप में होती है। अब उस कानून को पास करने के लिए बहुमत की जरूरत होती है, जो मैंने आपके घर का एग्जाम्पल दिया। तो बात की जा रही है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई बदलाव किए जा रहे हैं तो ये साधारण बहुमत के माध्यम से हो जाएगा, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन 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 एक पेच है इसमें। इसमें पेच क्या है कि इसमें पेच है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भारत अपना कोई क्षेत्र
मान के चलो ये आपका भारत है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भारत मान लो, ये भारत है, और कैसा ये भारत बन गया, खैर आप ये मान के चलो ये भारत है, और भारत का ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, अगर ये क्षेत्र भारत किसी दूसरे देश को देता है, या ये क्षेत्र पाकिस्तान, या ये क्षेत्र चाइना, या ये क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या ये क्षेत्र श्रीलंका, ठीक है, या ये क्षेत्र नेपाल, किसी को भी देता है, या यहाँ म्यांमार, किसी को भी देता है भारत ये क्षेत्र अपने, तो ऐसे ऐसे क्षेत्र देने के लिए कानून आएगा, और ऐसे कानून बनाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। समझ रहे हैं? और विशेष बहुमत का मतलब है कि संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। आर्टिकल 2 और 3 के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत यूजुअली नहीं होती, लेकिन जब भारत अपना कोई भूभाग दूसरे देश को सौंपेगा तो ऐसी कंडीशन में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा संशोधन आपका विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। तो आर्टिकल 4 ये चीजें बोलता है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों के गठन या सीमाओं के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 378 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि इन्हें साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, ठीक है। एक ये और एक अनुच्छेद है 368 का सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि वो संशोधन किस तरीके से होगा। जो मैंने आपके घर का एग्जाम्पल बताया था, कोई बदलाव है तो बदलाव किस तरीके से होगा, तो उसकी प्रक्रिया 368 में दी गई है। तो इसमें यही लिखा गया कि 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बशर्ते जो एक चीज मैंने और बताई है, वो एक चीज आप याद रखना कि आर्टिकल 4 के तहत, आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे राज्य को सौंपता है तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा। तो ये सारी चीज हुई है अभी तक जो हमने समझी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अभी तक, सॉरी इसमें हाँ एक दो चीजें और हैं अभी डिस्कस करने के लिए जो मैं भूल रहा था। पहले क्या है कि राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया, तो अगर राज्यों का पुनर्गठन है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सवाल आपका जो आता है कि ऐसे कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या पूर्व सहमति जरूरी है। मतलब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी राज्यों की सीमाओं में अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है, ठीक है। कुल मिला के आप ऐसा समझो कि आप राष्ट्रपति उस घर का, उस भारत को एक घर की तरह समझो, और उस भारत घर में राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है, ठीक है। और आप उसकी मर्जी के बगैर उसके घर की दीवारों, उसके किचन में परिवर्तन कर दे रहे हो, ये तो संभव नहीं है ना। तो घर में अगर आपको परिवर्तन करना है तो उसके लिए पूर्व सिफारिश या पूर्व सहमति होनी चाहिए। फिर इसके बाद मान के चलिए अब राष्ट्रपति के पास आपने विधेयक प्रस्तुत कर दिया कि मैं तो चाहता हूँ उत्तर प्रदेश को, कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को मैं अलग कर दूं, ठीक है। ऐसा प्रधानमंत्री के मन में आया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के पास राय मांगी, तो राष्ट्रपति के सहमति मिल गई कि चलो ठीक है सहमति है, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा ऐसा कानून दे दिया गया, राष्ट्रपति के समक्ष रख दिया गया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं। एक निश्चित समय सीमा लिखकर भेजते हैं, कितने दिन के भीतर आप अपना विचार व्यक्त करो। अब होता क्या है कि जिस राज्य के पास, जैसे उत्तर प्रदेश के पास भेजा गया है, अब उत्तर प्रदेश अपना कोई जवाब देगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं चाहता हूं अपने राज्य को दो हिस्सों में बांटना, ये पूरा पूरा वैसा ही रहेगा जैसा भी है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने सारा यहाँ पर भेज दिया। अब क्या है, इस मामले में संसद सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब क्या है कि जो यूपी ने अपनी राय भेजी है, अब संसद इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मंत्रिपरिषद ने, लोकसभा ने फैसला कर लिया है कि नहीं यूपी को दो भागों में बांटना है, तो बांटना है तो फिर बांटना है, फिर इसे कोई नहीं मना कर सकता है। तो जब ये प्रोसीजर होता है, जो राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया होती है, तीन चीजें हमेशा याद रखनी है कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है, राज्य विधानमंडल की राय मांगी जाती है, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। और यहीं से आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको भी पता है कि जब आपका संविधान बना तो कैबिनेट मिशन के तहत आप लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और एक भारत का विभाजन होता है। तो भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य बनाए जाते हैं, A, B, C, D। मतलब ए में आपके असम, बिहार, बम्बई जैसे राज्य रखे जाते हैं सॉरी। बी में आपके हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत,
मैसूर जैसे राज्य आते हैं जो कि उस टाइम पर देसी रियासत नॉर्मली थे। सी में आपके अजमेर भोपाल जैसे राज्य आते हैं, और डी में अंडमान और निकोबार को रखा गया था। ठीक है, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ब्रिटिश राज भी नहीं था, बाद में इसको केंद्र सरकार के नियंत्रण में लिया गया था। अब क्या था, जो ABCD की जो व्यवस्था थी ना, ये बड़ी खराब थी, क्योंकि कोई नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता है, राज्य अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो अब हुआ गया कि इन राज्यों का एकीकरण करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए कई आयोगों का गठन किया गया। इसके बाद क्या है, एक तो ये रीजन हो गया कि क्यों ऐतिहासिक आयोग गठित किए गए। दूसरा रीजन क्या था कि विभिन्न राज्य उस टाइम पर थे, वो नए नए राज्य बने थे, केंद्र सरकार के नियंत्रण का उतना डर नहीं था। आप खुद सोचो, आप किसी नए नए ऑफिस का गठन किया गया है और सभी नए कर्मचारी हैं, सीनियर भी नया है, जूनियर भी नया है, तो आप क्या जूनियर होकर सीनियर की इज्जत करोगे? बहुत कम मात्रा में करोगे। आपको लगेगा ठीक है, इसी जगह तो हम रहते थे, हमारे बीच से ही निकल कर गया ये, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना नहीं करेंगे। तो फिर क्या है, कोई डर नहीं था, तो सभी राज्यों ने अपनी अपनी मांग शुरू कर दी। सभी राज्यों ने बोला कि हम मराठी बोलते हैं तो हमारा मराठा राष्ट्र अलग होना चाहिए। कोई बोलता है मैं पंजाबी बोलता हूँ तो मेरे लिए पंजाब राज्य अलग होना चाहिए। कोई बोलता है कि मैं गुजराती बोलता हूँ तो मेरे लिए गुजरात राज्य अलग होना चाहिए। तो अब सब अलग अलग मांग कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये था। अब ये दो रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से लगातार आपके राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किए जाते हैं। सबसे पहले इसके धर आयोग का गठन किया जाता है जून 1948 को। ठीक है, तो एस के धर ने क्या सुझाव दिया, जब लगातार मांग चल रही थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की, तो एस के धर ने बोला कि भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाना चाहिए। कहने का मतलब इन्होंने बोल दिया कि भाषाई आधार पर गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक सुविधा, मतलब वहां पर प्रशासनिक तौर पर मान के चलो कि ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। अब ये इस तरीके से सेट है, अगर इनको हम अलग अलग कर देंगे, अभी तो फिलहाल अलग अलग है, मान लो कि चलो पहले एक थे, तो एक में बीच में यहाँ पर पुलिस चौकी थी, यहाँ पर पुलिस स्टेशन था। ठीक है, यहीं पर आपके व्यापारिक केंद्र थे और यहीं पर बहुत सारी चीज़ें थी। अब क्या है कि आप इनको अलग कर दोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ बनानी पड़ेंगी, गुजरात के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग, और इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं प्रशासनिक रूपरेखा या प्रशासनिक सहूलियत कितनी है। तो एस के धर ने बोला था कि आप भाषाई आधार पर सिर्फ मत अलग करो, आप प्रशासनिक सुविधा भी देखो। मांग और बढ़ती है। ठीक है, मांग लगातार बढ़ती रहती है। तो अब क्या है, फिर से एक और JVVP समिति का गठन किया जाता है। JVVP का क्या मतलब है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो ये 3 लोगों की समिति का गठन होता है दिसंबर 1948 में। ठीक है, दिसंबर 1948 में 3 लोगों की समिति का गठन होता है। और बाद में क्या है कि इस समिति की क्या सिफारिश थी, इस समिति ने भी बोला कि नहीं भाई, ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन बात आगे और बढ़ती है। होता क्या है कि 1953 में, ठीक है, भाषाई आधार की मांग करते हुए 1953 में आंध्र प्रदेश को बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश की मांग उस टाइम बहुत जोरों शोरों में थी, और ऐसे में आपके पोटी श्री रमालू अनशन में बैठ जाते हैं। और अनशन में बैठ जाते हैं तो 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं ये। एक मिनट, इनका मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, कांग्रेस के ही सदस्य थे वैसे। इनका पूरा नाम है पोट्टी श्रीरामुलू। ठीक है, अब ये स्ट्राइक करते हैं 56 दिन की भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु। अब मृत्यु हो जाती है तो इस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश क्षेत्र जहां पर अभी आंध्र प्रदेश बना हुआ है, लगातार सरकार विरोधी नारे लग जाते हैं, भाषाई आधार पर गठन की मांग बढ़ने लगती है। अब सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है तो फिर लगातार ये मांग बढ़ती है कि भाषाई आधार पर और राज्यों का गठन होना चाहिए। देन फजल अली आयोग, और इसी को हम राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं, इसका गठन किया जाता है 1953 में। और इसके सदस्य आपके थे KM पनिक्कर और HN कुंजरू, ये आपके 2 सदस्य थे। ठीक है, और फजल अली आयोग, फजल अली तो नाम पर ही है, तो ये अध्यक्ष थे आपके। तो 3 यहाँ पर सदस्य थे। ठीक है, FKH, फजल अली, KM पनिक्कर और HN कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। अब क्या होता है कि मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी भाषाई आधारों पर कि राज्यों का गठन किया जाए, कि थक हार कर कि इन्होंने बोल ही दिया कि हाँ भाई, भाषाई आधार पर गठन कर लो। लेकिन इन्होंने एक क्लॉज भी लगा दिया। अब आपको भी पता है कि भारत देश में 15,000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। ठीक है,
अब हर राज्य अगर मांग करने लगे कि मैं तो ये भाषा बोलता हूँ, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे मैं भोजपुरी बोलता हूँ, मेरे लिए भोजपुर का, मैं मिथिला बोलता हूँ, मेरे लिए मिथिला बनाओ, मैं अवधी बोलता हूँ, अवधी बनाओ, मैं कन्नौजी बोलता हूँ, कन्नौजी बनाओ मेरे लिए देश राज्य। तो ये स्वाभाविक नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ बोल दी। तो कहने का मतलब ये था कि इस जनता का जो आंदोलन हो रहा था, राज्य सरकारों का जो आंदोलन हो रहा था, उससे केंद्र सरकार थक चुकी थी। वो समझौता करने के लिए तैयार थी। आयोग भी थक चुका था। आयोग ने जबरदस्ती एक लाइन जोड़ी कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज किया, मतलब करना चाहिए। दरअसल खुद जान चुके थे कि जो जो राज्य ज्यादा मांग कर रहे हैं उनको उनको तुम अलग राज्य बना ही दो। तो कुल मिला के ये सारी कहानी होती है। और जो ये अपनी सिफारिश देते हैं, उस सिफारिश को ध्यान में रख के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया जाता है। इस अधिनियम का क्या काम है? तो इस अधिनियम से 7वें संविधान संशोधन किया जाता है, और जो पुराना वर्गीकरण जो मैंने आपको बताया था ABCD था, उसको समाप्त कर दिया जाता है, और 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए जाते हैं। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, और लगातार ये राज्य बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। और यही सवाल आपका बार बार यूपीपीसीएस में आते हैं, किस राज्य का निर्माण कब किया गया, कौन सा राज्य किससे अलग हुआ, ये सारी चीजें आती हैं। ज्यादातर 90% क्वेश्चन में सन पूछता है, ईयर पूछता है, बाकी में तो चीजें नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक जो हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अभी तक हम भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक। एक में हमने देखा कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। दूसरे में हमने दूसरे को दूसरे से लिंक करके देखा, यानी दूसरा हमें राज्य लाना है। तीसरे को तीर से देखा, और चौथे में हमने देखा कि संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से होगा, और साधारण बहुमत से अगर कोई संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, और या संशोधन विशेष बहुमत से होगा। वो चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। फिर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है वो हमने देखा, और राज्यों के पुनर्गठन से लेकर ऐतिहासिक आयोग कौन से अभी तक गठित किए गए वो हमने देखे। तो ये तीनों की जो क्रोनोलॉजी है, SK धर आयोग, JVBP समिति, फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इन चीजों को आप डिटेल में, इनकी क्रोनोलॉजी जरूर याद रखना। क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। अब आते हैं थोड़ा रटने वाली चीज पर, और रटने वाली चीज क्या है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये देखो, अब 14 राज्य हैं, कौन कब कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा मानचित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो मानचित्र इस तरीके से आपका कुछ बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये मान के चलो दक्षिण भारत है भाई। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपके गुजरात और महाराष्ट्र एक जगह होते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि गुजरात गुजराती भाषा, महाराष्ट्र मराठी भाषा, तो ये बोलते हैं कि हमें अलग करो। ठीक है, तो अब इनको अलग करने के लिए 1960 में देखो, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन होता है। अगर आपके बात आती है कि सबसे पहले गठित कौन होने वाला राज्य था राज्य पुनर्गठन के तहत, तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन तब तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं आया था, वो सिर्फ मांग की वजह से गठन अलग से हुआ था। लेकिन अगर पुनर्गठन के तहत आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आ रहा है? 1956 को आ रहा है। उसके बाद कौन कौन से गठित हो रहे हैं? तो उसमें सबसे पहला है महाराष्ट्र और गुजरात, ये अलग किए जाते हैं। और यहाँ पर अलग करके आपका इतना एरिया लगभग ये गुजरात बना दिया जाता है, और नीचे यहाँ तक ये महाराष्ट्र बना दिया जाता है। तो अब बात आती, 14 राज्य थे, 14 से अब कितने राज्य हो गए? 15 राज्य हो गए। गुजरात 15वां, ठीक है, और महाराष्ट्र। अब इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ आपके दादरा नगर और हवेली है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, दादरा नगर और हवेली। अब ये होते हैं आपके किसके पास? ये होते हैं पुर्तगाली के अधीन। पुर्तगालियों से ये छीने जाते हैं। जब ये छीने जाते हैं तो 10वें संविधान संशोधन द्वारा इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ठीक है, तो दादरा एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो अब हमारे पास हो गए राज्य 15 और यूटीज 7। ठीक है, फिर इसके बाद फिर वही बात आती है कि गोवा, आपका गोवा यहाँ पर है इस जगह, और गोवा और दमन दीव ये भी पुर्तगालियों से छीने जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको गोवा, ठीक है, तो गोवा को मतलब भारत में शामिल किया जाता है और दमन दीव को शामिल किया जाता है, लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य नहीं बनाया जाता। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया जाता है 1987 में। तो अभी भी राज्य कितने हैं? 15 ही हैं, यूटी बढ़ गए हैं। तो आप अपनी जो गाड़ी है उसको ऐसे लेकर आओ। महाराष्ट्र सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र गुजरात का कब से हो रहा है? 1960 में। 1960 के पास अपनी गाड़ी यहीं पर रोको।
यहाँ पर बोलो 1961 में दादरा एंड नगर हवेली से नीचे जाओ, गोवा एंड दमन दीव ये 1962 में शामिल किए जा रहे हैं। अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाओ और अब जाओ यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है पुदुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप गए तो ये आ गया पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है, ये फ्रांसीसी के अधीन था, तो इसको 14वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था यूटी के रूप में। तो अभी भी राज्य कितने हैं, राज्य आपके 15 ही हैं, लेकिन यूटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाना है आपको, और गाड़ी ले जानी है सीधे, इसको और थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ मान के चलो कि अभी इमेजिन करो कि यहाँ नागालैंड है, तो इस गाड़ी को आप यहाँ ले जाओ और नागालैंड पे सीधे रुको। अब क्या होता है कि 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर का जो क्षेत्रों को मिलाकर होता है, तो उससे नागालैंड राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार नागालैंड आपका 16वां राज्य बन जाता है। ठीक है, नागालैंड 16वां राज्य बन गया, 16th, और यूटीज की संख्या भी इस दौरान बढ़ जाती है। तो देखो अभी तक का जो क्रम है याद करने के लिए, ठीक है, जो अभी तक का क्रम है याद करने के लिए, वो देखो उसमें आपको चीज़ें ऐसी सीक्वेंस में चल रही। 1960 में थोड़ा नीचे आओ, दमन एंड दीव को लो 1961 में, 1962 में गोवा को लो, फिर और नीचे आओ पुदुचेरी जाओ, पुदुचेरी को 1962 में लो, और इसके बाद नागालैंड 1963। ठीक है, अब वापस से आपको नॉर्थ इंडिया आना पड़ेगा। अब होता क्या है कि पंजाब 1966 के आसपास पंजाब में लगातार सिखों समुदाय द्वारा अलगदार पंजाब सूबे की मांग चल रही थी। अकाली दल इस टाइम थे और उनके मास्टर जो थे तारा सिंह। फिर उसके बाद में लगातार ये मांग बढ़ती रहती है। फिर शाह आयोग का गठन 1966 में किया जाता है, और उस शाह आयोग के आधार पर, सिफारिश के आधार पर पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब राज्य और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य का निर्माण किया जाता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार हरियाणा आपका 17वां राज्य बन जाता है। ठीक है, पीडीएफ में हो सकता है छोटा दिख रहा हो, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हरियाणा 17वां राज्य बन जाता है, और हिमाचल प्रदेश को अलग बना के यूटी रखा जाता है, लेकिन बाद में 1971 में अलग मतलब इसको राज्य बना दिया जाता है। ये अब आपके हो गया 18 राज्य। ठीक है, फिर इसके बाद 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर पहले केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, लेकिन बाद में इनको राज्य के रूप में इनका गठन कर दिया जाता है। तो ये आपके एक तरीके से 19वें, 20वें और 21वें राज्य बन जाते हैं। 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां मेघालय। फिर सिक्किम के बारे में मैं सारी कहानी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 35वें संविधान संशोधन के तहत इसको एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है। यानी आर्टिकल 2 की लैंग्वेज याद करो, नए राज्यों का प्रवेश, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा प्रवेश कराया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए 22वां राज्य बना दिया गया। आर्टिकल 2 की दूसरी लाइन क्या थी, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो जो प्रवेश कराया गया था 1974 में और स्थापना की गई 1975 में, और ये अब आपका 22वां राज्य बन गया है सिक्किम। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1987 में कुछ यूटीज को राज्य का दर्जा दिया जाता है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया जाता है। मिजोरम को 23वां, अरुणाचल प्रदेश को 24वां और गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर 2000 वाली कहानी हम पहले ही समझ चुके हैं। 1 नवंबर को सबसे पहले मध्य प्रदेश से अलग किया जाता है छत्तीसगढ़ को, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग किया जाता है उत्तराखंड को, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया जाता है झारखंड को, और 28वां राज्य बन जाता है। ठीक है, अब ये कहानी 2014 की है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जाता है और ये 29वां राज्य बन जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, आपने तो 29 राज्य बना दिए, लेकिन वर्तमान में तो 28 ही राज्य हैं। तो देखो होता क्या है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, इसका राज्य का दर्जा वापस ले लिया जाता है, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें विधानसभा सहित, मतलब विधानसभा के साथ आपका जम्मू कश्मीर का निर्माण होता है, और लद्दाख जहाँ विधानसभा नहीं है तो लद्दाख का निर्माण होता है। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किए जाते हैं। जो 29 राज्य थे वो घटकर आपकर हो जाते हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का विलय का अधिनियम 2019 में आता है। तो जो पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, दादरा और नगर हवेली आप पढ़ते आए होंगे, दमन एंड दीव, अब इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
ठीक है। तो जो 9 यूनियन टेरिटरीज होती थी वो भी घट के आपकी 8 हो गई हैं, और अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इतिहास था आपका, किस तरीके से इन राज्यों का निर्माण हुआ, गठन हुआ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और यहाँ पर सीक्वेंस से सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। दरअसल क्षेत्रीय परिषदें ये होती हैं कि विभिन्न राज्य, जैसे 28 राज्य हैं, अब इनके बीच में सहयोग भी करना जरूरी है। तो इसी सहयोग के लिए 5 प्रकार की 5 क्षेत्रीय परिषदें की स्थापना की गई है। इनकी स्थापना किस तरीके से की गई है? इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, याद करो वो जो 1956 वाला हम देख कर आए हैं, उसी के तहत की गई है। और जब किसी निकाय की स्थापना किसी अधिनियम के तहत की जाती है तो वो सांविधिक निकाय होता है, वैधानिक निकाय होता है। 2 वर्ड इनके लिए आप पढ़ लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, कौन सी? सांविधिक और वैधानिक। इनका मतलब होता है स्टेटरी, और इसका मतलब है कि कोई किसी निकाय का गठन, अगर किसी कानून या अधिनियम के तहत किया गया है तो वो आपकी सांविधिक या वैधानिक निकाय होती है। किसी निकाय जो संविधान में मौजूद है तो वो संवैधानिक निकाय होता है, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आपके सारे के सारे संवैधानिक हैं। क्षेत्रीय परिषदें आपकी सांविधिक, या सांविधिक का मतलब, साम का मतलब होता है के साथ, और विधिक का मतलब है कानून, कानून के साथ जिनका निर्माण हुआ है। और वैधानिक का तो सीधा मतलब है कि विधान के साथ निर्माण हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को हम संविधान, सांविधिक या वैधानिक कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं अक्सर, यूपीएससी में ज़्यादा आते हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। खैर, तो ये 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। ठीक है। और इनका अध्यक्ष आपका केंद्रीय मंत्री होता है, उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री आते हैं बारी बारी से। मान के चलो कि एक क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य हैं, तो उनके 5 के मुख्यमंत्री बारी बारी से आ गए। जैसे कि आज मध्य प्रदेश, इस साल 2026 में उत्तर प्रदेश का हो गया, तो नेक्स्ट टाइम राजस्थान का हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। तो सदस्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, साथ ही राज्यपाल द्वारा नामित अन्य मंत्री होते हैं। कौन कौन सी ये क्षेत्रीय परिषद है? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज आ जाते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं केवल। तो अगर यूपी पीसीएस में आपका सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, तो आ जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद का। उसमें आप उत्तर क्षेत्रीय परिषद या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद या पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद नहीं किया कर सकते हैं, उसमें आंसर आएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आपके ये राज्य शामिल है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल शामिल है। ठीक है। अब इसमें एक हुक पॉइंट ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं है। ठीक है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जो ये है, इसके आमंत्रित सदस्य हैं। आमंत्रित सदस्य का क्या? जब मन हुआ इस परिषद ने बुला लिया, जब मन हुआ नहीं बुलाया। तो कुल मिला के फिक्स तौर पर ये दोनों देश, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश किसी भी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। अब एक और चीज आती है कि पूर्वोत्तर परिषद क्या है। पूर्वोत्तर परिषद, दरअसल पूर्वोत्तर परिषद के राज्यों को किसी भी परिषद में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? कि जैसे कि अभी हमने मैप बनाने, अच्छा मैप पूरा भी नहीं बना था, तो आप खुद सोचो, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग, जो राज्य हैं टोटली कट हैं, मतलब अलग हैं, तो उन्हें किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया जाए? ना उनको पूर्वी में किया जा सकता है, ना उत्तरी में किया जा सकता है, तो उनके लिए अलग ही परिषद बनाई गई है। और उस परिषद का क्या नाम है? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई है। और आपके लिए एक चीज जानना यहाँ जरूरी हो जाती है कि जहाँ ये 5 परिषदों का गठन, उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इनका गठन 1956 इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, वहीं पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत किया गया है। तो एक अंतर तो सबसे बड़ा यही है। इसमें आपके 8 राज्य आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि गृह मंत्री आपके परिषद का हिस्सा है लेकिन सदस्य नहीं है। कहने का मतलब, देखो ये 5 परिषद जो है उसी तरीके से पूर्वोत्तर परिषद भी है। इन परिषदों में तो गृह मंत्री सदस्य के रूप में हैं और इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि पूर्वोत्तर परिषद का जब गठन किया गया तो उसमें सदस्य के रूप में गृह मंत्री को शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये चीज अंडरस्टूड रखी गई कि हाँ ठीक है, पदेन अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री ही होंगे। ठीक है। तो ये सवाल इस टाइप के आ जाते हैं, तो मैंने थोड़ा डिटेल में चीज़ें शेयर की हैं। तो ये परिषदें हो गई, क्षेत्रीय परिषदें हो गई,
और बाकी सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमारे राज्यों का निर्माण हुआ, भाग 1 हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग भाग 2, फिर इसके बाद भाग 3, भाग 4, 4 का 5 इस तरीके से चर्चा करेंगे। और अब हम थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि 8 से 10 दिनों में या 12 दिनों में पॉलिटी ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो खुद आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि अब एक चीज़ मैंने आपके साथ नहीं शेयर की है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राज चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, और आपके राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सारी चीज़ें। अब इसकी मैंने चर्चा नहीं की है, लेकिन ये कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चर्चा अब इसलिए नहीं की है कि अब यार ये चीज़ें तो अब नहीं पढ़ाने वाली है ना, कि राष्ट्र चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें तो कोई कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस लगाने की यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बिटवीन द लाइन लिखी हैं, शब्दों के बीच में शब्द छिपे हुए हैं, और वो समझना पड़ता है। जैसे कि हमने चैप्टर का ही नाम था कि संघ क्या है और राज क्षेत्र क्या है। तो संघ बहुत छोटी सी चीज़ है जिसमें सिर्फ राज्यों के क्षेत्र आता है। संघ, राज क्षेत्र में आपके संघ, राज क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें समझने वाली थी, इसलिए हमने समझी। तो खैर हमारा अभी भी वही प्रयास है कि हम 8 से 10 दिन में पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब